Ama yang lagi bercerita dulu. आज हम लेकर आए हैं दरिंदगी और हैवानियत की एक और कहानी, जिसने दिल्ली में हुए आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की यादें ताज़ा कर दी हैं। श्रद्धा के केस की तरह इस मामले में भी लड़की की बॉडी के लगभग 30 से 40 टुकड़े करके उसे फ्रिज में भर दिया गया। लगभग 19 दिन तक वो बॉडी फ्लैट के फ्रिज में सड़ती रही। यह सोचने पर रूह कांप जाती है कि इंसानियत इस हद तक गिर सकती है। A 29-year-old woman's body was found chopped into pieces and stored in the refrigerator of her own apartment in Bengaluru. The murder mystery of a Nepali woman named as Mahalakshmi has sent shockwaves through the city. आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं महालक्ष्मी केस की पूरी दास्तान। 21 सितंबर को बेंगलोर के व्यालीकवल के मौलेश्वरम इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को बगल के फ्लैट से किसी चीज के सड़ने की बहुत तेज बदबू आती है। वे इसकी शिकायत अपार्टमेंट के मकान मालिक से करते हैं। ये फ्लैट महालक्ष्मी दास नाम की महिला ने किराए पर लिया था, लेकिन फ्लैट बाहर से बंद था। मकान मालिक के पास महालक्ष्मी की मां मीना राणा का नंबर था, जिसे महालक्ष्मी ने फ्लैट लेते समय इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए दिया था। मकान मालिक उनकी मां से संपर्क करती है और फ्लैट से आ रही बदबू के बारे में बताती है। साथ ही ये भी बताती हैं कि दरवाजा बाहर से बंद है। आमतौर पर महालक्ष्मी की बात उनकी मां से हफ्ते में एक बार होती थी, लेकिन पिछले 19 दिनों से महालक्ष्मी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। फ्लैट से बदबू आना और महालक्ष्मी से 19 दिनों तक बात न होना किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। मीना जी अपनी छोटी बेटी को लेकर तुरंत महालक्ष्मी के घर की तरफ निकलती हैं। वहां पहुंचने पर मीना जी का दिल धड़क रहा था और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने जल्दी से दूसरी चाबी निकाली और अपनी छोटी बेटी और मकान मालिक के साथ कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, बदबू और भी तेज हो गई। बहुत हिम्मत करके दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती हैं और घर के अंदर का मंजर देखकर उनके हाथ पैर कांप जाते हैं। वे देखते हैं कि पूरे घर में जगह जगह खून के छींटे और मांस के टुकड़े पड़े हैं। जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें खून की एक सीधी लकीर फ्रिज की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। मीना की छोटी बेटी फ्रिज का दरवाजा खोलती है और वो जो देखती है वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर रहा होगा। फ्रिज में उसकी बहन महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, जिसमें फ्रिज के ऊपरी हिस्से में उसका पैर, बीच के हिस्से में शरीर के बाकी अंग और फ्रिज के निचले हिस्से में महालक्ष्मी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। ऐसा भयानक मंजर देखकर वो चीखते हुए फ्लैट से बाहर आ जाती है। मकान मालिक तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी देते हैं और आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस फ्लैट के अंदर जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे अंदर रुका नहीं जाता। पुलिस की टीम बाहर आ जाती है और डबल मास्क का उपयोग करके वो फिर से अंदर जाते हैं और फर्श पर सूखे खून के साथ मांस के टुकड़े देखकर पुलिस का भी दिल दहल जाता है। फिर पुलिस कमरे के बाहर आती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम के लिए भी एक परेशान करने वाला मामला था। ऐसे जगहों से सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पास के अस्पताल से मुर्दा घर में काम कर रहे लोगों को बुलाया जाता है और सारे सबूत और शरीर के टुकड़े अस्पताल भेज दिए जाते हैं। फिर पुलिस की टीम फ्लैट की तलाशी लेती है और उन्हें बिस्तर पर पड़ा मिलता है एक फोन, जो कि महालक्ष्मी का होता है। फोन की कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं, जिससे पता चलता है कि 2 सितंबर को उस फोन से फोन किया गया था और उस पे कई सारे कॉल्स भी आए थे, जिसके बाद ही फोन स्विच ऑफ हो गया था। महालक्ष्मी की बॉडी 21 सितंबर को मिली। कमरे की हालत और जिस तरह से बॉडी मिली थी, उससे पता चलता है कि महालक्ष्मी की मौत 19 दिन पहले हुई थी, यानी 2 सितंबर की रात को। उसका मर्डर करके उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए और फ्रिज में डाल दिए गए। बाहर से दरवाजा लॉक करके कोई वहां से फरार हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर किसने और क्यों महालक्ष्मी का इतनी बेरहमी से खून कर दिया? आखिर क्या वजह रही होगी कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? घर का कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था और आस पड़ोस के लोगों को कोई आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी थी, जिसका मतलब है कि मर्डरर महालक्ष्मी की जान पहचान का था। अक्सर ऐसे केसों में अपना ही कोई जानने वाला होता है, उसी के दिमाग में इस तरह की दरिंदगी पनप जाती है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। 2019 में महालक्ष्मी का परिवार नेपाल में रहा करता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी को एक नामी मॉल में ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल जाती है। दोनों बेंगलुरु में ही नीलामंगल इलाके में किराए के मकान में रहने लगते हैं। बाद में दोनों को एक बेटी होती है। 2023 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो जाते हैं। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी व्यालीकवल इलाके में 5 महीने पहले किराए का एक कमरा लेकर रहने लगती हैं। हर 15 दिन या 1 महीने में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल था।
हेमंत का शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक बार्बर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा भी होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। वो कुछ वक्त तक अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहीं। फिर 5 महीने पहले वो किराए पर इस घर में आई थी। महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे वो काम पर चली जाती थी और रात के 10:30 बजे वो वापस आती थी। पड़ोसियों ने कुछ मौकों पर एक अजनबी को महालक्ष्मी को घर से पिकअप करते और ड्रॉप करते हुए देखा था, लेकिन वो कौन है उन्हें ये पता नहीं था। पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो अजनबी कौन था। बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी इंसान हो सकता है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ की जाती है, जिससे पता चलता है कि हेमंत का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर हेमंत उस बार्बर अशरफ के बारे में बताता है। लेकिन शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि महालक्ष्मी के कत्ल में अशरफ का कोई भी हाथ नहीं है। मोबाइल के कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड्स के अनुसार 2 सितंबर से 19 सितंबर तक उसकी लोकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस पर शक हो सके। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन, जिसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़े करके उसे फ्रिज में ठूंस दिया। 2 सितंबर यानी जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई और उनका मोबाइल बंद हुआ, तब से महालक्ष्मी के फ्लैट पर किसी का आना जाना नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर के बाद महालक्ष्मी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा और ना ही उन्हें उसके फ्लैट से कोई आवाज सुनाई दी। हालांकि अपराध स्थल को देखते हुए पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहाँ किसी लाश को लेकर पहली मंजिल पर जाना मुमकिन नहीं है। ऐसा करने पर कातिल को कोई भी आसानी से देख सकता है। बहुत मुमकिन है कि कत्ल के पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई होगी। शायद इसलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस को अंदाजा है कि कत्ल करने के बाद भी कातिल काफी देर तक या मुमकिन है कि पूरी रात तक अंदर ही था। हालांकि हैरानी की बात है कि किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। उस बिल्डिंग के आसपास तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है। पुलिस को उम्मीद थी कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में ये व्यक्ति जरूर कैद हुआ होगा। पूछताछ करते करते पुलिस उस दुकान तक पहुंचती है जहां महालक्ष्मी काम करती थी। पुलिस को वहां से पता चलता है कि महालक्ष्मी 1 तारीख से काम पे ही नहीं आई है। उसके साथ ही एक और व्यक्ति था जो 1 तारीख से काम पे नहीं आया था, जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। मुक्ति रंजन रॉय वही व्यक्ति था जिसके फोन से महालक्ष्मी के फोन पर कई कॉल्स आई और गई थी। मुक्ति रंजन रॉय के बारे में पता करने पर पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले ही अपने गांव चला गया है। इससे पहले कि बेंगलोर पुलिस मुक्ति रंजन के शहर उड़ीसा पहुंचती, उसके पहले ही 25 सितंबर की सुबह उड़ीसा के भद्रक जिले में पुलिस को कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटकती हुई एक लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय की थी। अब महालक्ष्मी मर्डर केस लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका था। महालक्ष्मी का कातिल मिल गया था, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा, और पीछे छोड़ गया था कई सारे सवाल। आखिर उसका महालक्ष्मी से क्या रिश्ता था और आखिर उसने महालक्ष्मी के साथ ऐसी हैवानियत क्यों दिखाई। मुक्ति रंजन रॉय, जो उड़ीसा के भद्रक जिले के फांडी नाम के गांव का रहने वाला था। बेंगलोर के जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी वहीं मुक्ति रंजन रॉय भी काम किया करता था और वहीं दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच जिसकी वजह से मुक्ति रंजन ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी को मार डाला? इस सवाल का जवाब अभी भी पुलिस के पास नहीं था। अब पुलिस मुक्ति रंजन के घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगती है एक डायरी जिसमें महालक्ष्मी मर्डर केस से जुड़े सारे सवालों के जवाब थे। उस डायरी से एक नोट मिलता है जिसमें महालक्ष्मी का मर्डर मुक्ति रंजन रॉय ने ही किया है, इस चीज को उसने स्वीकार किया था। साथ में उसमें यह भी लिखा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफी पैसे खर्च किए। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। मैं 3 सितंबर को उसके घर गया था। हम दोनों के बीच बहस हुई। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए। गुस्से में मैंने जो किया वो गलत था। मैं डर गया था और मैं भागकर अपने गांव चला आया। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन के अलावा कई और लोगों से भी बात किया करती थी। इसी कारण से दोनों में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में मुक्ति रंजन ने ही उसे मार डाला। इन सारी बातों से इस मार्मिक घटना का पूरा दृश्य सबके सामने था। हमें नहीं पता कि कौन सही और कौन गलत है, पर किसी की ऐसी दरिंदगी से हत्या कोई इंसान नहीं कर सकता। ये घटना एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करती है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसकी कीमत इंसान को उसकी जान से चुकानी पड़े। महालक्ष्मी केस से जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपने कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट करेंगे। आज की दास्तान सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और कहानी के साथ।